हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य हिंदी, जो कि बिहार से मेंस के लिए होगा। आज का ये जो हमारा सेट है वो सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 3 तक काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस देखा था, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट जो थे हिंदी के वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेट्स ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे। आप लोग कमेंट्स देखकर तो यही लगता है कि आप लोग को हमारा ये जो प्रयास है वो पसंद आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते और इसमें 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आज की इस वीडियो का कट ऑफ मैं आपको बता दूं। आज के इस वीडियो का कट ऑफ मैं रखता हूं 29 मार्क्स। अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं तो अब ये मान करके चलिए कि अब आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्स में इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछाएगा, आप डेफिनेटली कर लोगे 100 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि तेल और घी शब्द हैं। बताइए कि तेल और घी जो शब्द है वो किस प्रकार के शब्द हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या फिर दोनों है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पुल्लिंग होता है। घी और तेल पुल्लिंग होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दही भी जो होता है वो एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द ही होता है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा। कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, कुशासन का संधि विच्छेद हम कह सकते हैं कि कुश प्लस आसन। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, कुश धन आसन। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर स्वर की बात करें और व्यंजन की बात करें तो सही आंसर हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। स्वर 13 और व्यंजन जो कि 33। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 13 और 33 किस तरह से होता है। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए, स्वर क्या होता है। स्वर अभी होता है कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, परंपरागत रूप से स्वरों की जो संख्या मानी गई है वो 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से देखें तो सिर्फ और 10 ही यहाँ पे स्वर होते हैं। तो ऊपर में क्वेश्चन में था कि स्वर और जो कि व्यंजन की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पर हम 13 को टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 13 और 10 किस तरह से होते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे स्वर को देखें तो देखिए सिंपल सी बात है कि उच्चारण के आधार पर देखें तो स्वरों की संख्या 10 होती है। तो वो कौन कौन सा है जो कि हम 10 मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिसिंग रहता है और वो दोनों में अगर आपको देखने को मिलेगा। देखिए कि लेखन के आधार पर हम देखें तो लेखन के आधार पर स्वर की संख्या टोटल 13 होती है और वो 13 में 3 नया कौन जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक री आता है और उसी तरह से लास्ट का 2 जो होता है अ और आ। ठीक है, ठीक है, ये 2 जो कि जुड़ जाते हैं। बाकी आप अगर उच्चारण की दृष्टि देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ही होते हैं। तो यही था थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। और यहाँ पे देखिए व्यंजन के पॉइंट्स भी मैंने लिख रखा है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजक का जो उच्चारण है वो संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजकों की जो संख्या 33 मानी गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जो कि द्विगुण व्यंजक जैसे ड और ढ को जोड़ने पर इनकी संख्या जो कि 35 हो जाती है। ऊपर में क्वेश्चंस पूछा गया था कि व्यंजकों की संख्या कितनी होती है, तो 33 ही मानी गई है, लेकिन अगर इन 2 गुण व्यंजक को जोड़ा जाता है तो उसकी संख्या 35 हो जाती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 13 और आपको 33 याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया कि ट ड स र। ठीक है, ट ठ ड जो स है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। ये जहाँ पे जो वर्ण दिए गए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। मैंने आपको कल उच्चारण के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर लेंगे ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो क वर्ग होता है जैसे क ख ग ये सभी कंठ के रूप में आते हैं। ठीक है, कंठ वर्ग के हम कह सकते हैं कि कंठ, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उस तरह से च छ ज देखें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। एक होता है तालु। तो तालु मैंने आपको क्या बताया था, तालु में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो तालु हो गया और एक यहाँ पे हम कह सकते हैं एक और जो होता है इसका मुर्दा। ठीक है, मुर्दा। देखिए, तालु और मुर्दा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस ये होता है। जैसे तालु जो होता है वो मुख के जो भीतर का छत है, यानी मुख के ऊपर का जो भीतरी छत है उसका पिछला भाग जो होता है उसको हम लोग तालु से संबंध रखते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो च छ ज ये सभी आते हैं। ठीक है, और अगर हम मूर्धा की बात करें तो मूर्धा के अंतर्गत मुंह के भीतरी छत का जो अगला भाग है, ठीक है, इसको आप बोल कर देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि मूर्धा के अंतर्गत ट ठ ड ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए पूछा जा रहा है कि ट, तो फिक्स है कि ये मूर्धा के अंतर्गत आएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
उस तरह से अगर हम दंत को देखें तो दंत में कौन कौन से आते हैं, तो थ द, ये सभी के सभी द के अंतर्गत आते हैं, दंत के अंतर्गत। और एक होता है ओष्ठ या फिर ओठ कह सकते हैं, तो उसके अंतर्गत हम याद रखेंगे प फ। ये मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था, तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो गया। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि मुझसे अब चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? हिंदी में वाच्य कहते हैं और इंग्लिश में आपको पता है इसको वॉइस कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए मुझसे अब चला नहीं जाता वाच्य। तो देखिए वाच्य को समझने के लिए पहले इसके हमने भेद को पता होना चाहिए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं, जैसे कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और ये आपका एक भाववाच्य होता है, ठीक है। यहीं पे जो 3 दिए गए यही होते हैं, 3 इसके भेद होते हैं। देखिए हम बात करें जो वाच्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्रिया के उस रूपांतरण को हम वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि जो वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा जो भाव दिए गए उसमें किसकी प्रधानता है, ठीक है। यानी जो वाक्य दिए गए उसमें किसकी प्रधानता है, उसी को वाच्य कहा जाता है। इसके अगर 3 भेद को हम समझने की कोशिश करें तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। कृतवाच्य क्या होता है, तो कृतवाच्य में कह सकते हैं कि क्रिया का जो कर्ता होगा उसके अनुसार बदलता है, ठीक है। कृतवाच्य में क्या होता है कि क्रिया का जो कर्ता होता है वो क्रिया का जो कर्ता के अनुसार बदलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि जैसे पुरुष टहलता है, तू आया, ये समझिए। और अगर हम कर्म की बात करें तो कर्मवाच्य के अंतर्गत क्या होता है, तो देखिए कर्मवाच्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदलती है। जैसे लड़के ने फल खाया, इस तरह से कह सकते हैं। और उसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझिए, माँ ने कहानियाँ सुनाई, यानी कि जो कहानियाँ हैं वो माँ ने सुनाई, तो ये कर्म के अनुसार क्रिया काम करता है, क्रिया बदलता है। उस तरह से अगर हम यहाँ पे भाव देखें जो कि 3rd पॉइंट हमारा है, तो 3rd पॉइंट के अंतर्गत हम देखें तो जब क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर वो अपने भाव अथवा फिर कह सकते हैं कि मूल रूप में आती है, उसको कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कि मुझसे अब चला नहीं जाता, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये क्या भाववाच्य, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो फिर तो इसके लिए पूरा क्लास करना पड़ेगा। तो अब जो भी है बस थोड़ा सा आप मैनेज करके चलिए कि अब तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है कि आप हर चीज़ को आप डिटेल में समझना चाहोगे, ठीक है। तो फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नील लोहित। देखिए यहाँ पे एक योजक चिन्ह है, ध्यान रखेंगे। नील लोहित में समास कौन सा है? समास के लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, उनके बारे में तो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा कि अब क्या जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, जैसे नील लोहित, नील और लोहित के बीच योजक चिन्ह लगाओ, तो मैंने आपको बताया कि अगर योजक चिन्ह लगा हो या फिर और हो या फिर एवं हो, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि वो क्या होता है, तो वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसी को अगर मैं इस तरह से लिख देता नील लोहित, यानी कि अगर बीच में से मैं इसका योजक चिन्ह हटा देता तो उस कंडीशन में ये कौन सा समास हो जाता। देखिए नील लोहित का मतलब हम ये कह सकते थे, इस तरह से अगर लिखा रहता तो नीला है लहू जिसका, यानी वो संकर, तो कह सकते हैं कि दोनों में से किसी की प्रधानता ना होकर के तीसरे को संकेत करती है। जब वो तीसरे को संकेत करती है तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, वो होता है बहुब्रीहि समास। अगर इस तरह से लिखा जाता तो ये बहुब्रीहि हो जाता, लेकिन अगर इसमें योजक चिन्ह लगा कर दिया गया तो वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। बात क्लियर है, ठीक है। अब इस तरह से एक और हम एग्जाम्पल द्वंद्व समास की, तो एग्जाम्पल मैं कई चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और 2-3 चीज़ बताता हूँ। जैसे कि देखिए अपना पराया, अपना और पराया अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो अपना और पराया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइफन चिन्ह मैंने लगाया है, तो हाइफन चिन्ह की वजह से फिर से आपका द्वंद्व हो गया। उस तरह से रुपया पैसा कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बताइए कि दुष्कर्म जो शब्द है यहाँ पे उपसर्ग कौन सा होगा? तो दुष्कर्म शब्द में कह सकते हैं इसमें जो उपसर्ग है वो दुस उपसर्ग है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय का उदाहरण बताइए। कृदंत प्रत्यय क्या होता है मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, ठीक है। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए कृदंत प्रत्यय हम किसे कहते हैं, तो क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है उसको हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चढ़ाई को अगर हम इसको अलग करेंगे, अगर इसका विग्रह मैं करूँ तो क्या बनेगा, चढ़ प्लस आई, ठीक है। यानी कि चढ़ना एक क्रिया हो गया और क्रिया के साथ यहाँ पे आई प्रत्यय लग रहा है, तो इसी को कहते हैं क्या, कृदंत प्रत्यय। और ये जो शब्द बनता है उसको कहते हैं कृदंत, ठीक है।
ठीक है, कृत प्रत्यय कह सकते हैं, और यहाँ पे जो वाक्य बनता है, जो शब्द बनता है, यानी कि जो चढ़ाई बना वो कृदंत हुआ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, ठीक है। लेकिन बाकी की चीज़ों को आप देख लीजिए, जैसे कि ऊंचाई में देखें तो इसमें कोई क्रिया नहीं है, उस तरह से मिठाई में देखें तो मिठाई में कोई क्रिया नहीं है, सफाई में भी कोई क्रिया नहीं है, साफ मिठाई यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रहा। तो चढ़ाई में सिर्फ चढ़ना यहाँ पे क्रिया था, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अपनी गलती स्वीकार करने वाला, अपनी गलती स्वीकार करने वाला क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अपनी गलती को स्वीकार करने वाला अगर हम यहाँ पे देखें तो कायल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कायल का अगर हम सही मायने में अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है, कायल का अर्थ होता है मान लेने वाला, यानी अपनी गलती को स्वीकार करने वाला। यहाँ पे मान लेने वाले को टिक कर सकते हैं, ठीक है। और कृतज्ञ की बात करें तो क्या होता है, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है कि उपकार मानने वाला, उपकार मानने का भाव रखने वाला, किसी का आभार मानना, ये होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि विडौजा, ठीक है, विडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है। विडौजा मैंने आपको कल बताया था, इंद्र के कई सारे पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्र के ही पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंद्र के, बाकी जो एग्जाम्स में पूछे थे, मैंने कल आपको पुरंदर पूछा था, ठीक है। पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वो इंद्र का। तो देवेंद्र, देवराज, माधवा, वासव, यादव, ये सभी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम कहलाता है। माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को, यानी कि वात्सल्य कहते हैं, ठीक है। माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। अगर वात्सल्य को हम सही मायने में अर्थ इसका समझे तो इसका मतलब होता है प्रेम या फिर स्नेह, ठीक है, प्रेम या फिर स्नेह। और ये वात्सल्य जो एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि शुद्ध शब्द है, बताइए कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी कह सकते हैं, कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। त्यौहार को हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि त्यौहार बताइए कि कौन सा शब्द है, यानी ये तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज, अगर इस तरह से पूछे तो क्या टिक करेंगे, त्यौहार क्या है। तो त्यौहार एक प्रकार का तद्भव रूप है। तद्भव तत्सम तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए अगर तद्भव रूप हम यहाँ पे देखें तो इसका तत्सम रूप क्या होना चाहिए। अगर पूछ ले कि त्यौहार का तत्सम रूप बताइए, ठीक है, तत्सम रूप क्या होता है, तिथिवार, ठीक है, ध्यान रखेंगे तिथिवार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तिथिवार हो जाए तत्सम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, बताइए कि परमेश्वर में कौन सा समास है। सबसे पहले मैं आपको बताया कि जब भी आपको कोई समास मिले तो उसका पहले आप विग्रह कीजिए, समास विग्रह कीजिए। अगर उसमें देखिए कि क्या वो उसमें कोई कारक चिन्ह छिपा है, नहीं छिपा है। अगर नहीं विग्रह हो रहा है तो फिर कुछ और सोचिए, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ उस सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखिए परमेश्वर, तो परमेश्वर को मैं विग्रह करूँगा तो क्या होगा, ऐसा तो कोई विग्रह नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से देखें, परमेश्वर का अर्थ क्या होगा, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। तो मैंने आपको क्या बताया कि कर्मधारय को पहचानने का तरीका क्या होता है। कर्मधारय को पहचानने का तरीका ये होता है कि उसमें क्या होता है कि के समान लगा हो या फिर है जो लगा हो, यानी किसी की तुलना के समान, जैसे कि परम है जो ईश्वर के समान है, ठीक है। उस तरह से अगर रूपी देखें, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, तो इस तरह से समझे। अगर इस तरह के कोई शब्द आए तो हम उसको कहते हैं कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें चरण कमल, ठीक है, चरण कमल देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, चरण कमल का मतलब क्या बनता है। चरण कमल का मतलब कह सकते हैं कि कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यानी कि कमल के समान यहाँ पे आया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें नीला गगन, नील गगन कहते हैं ना, नील गगन, चलो नील गगन कहते हैं। नील गगन अगर कहेंगे तो क्या होगा, नीला है जो गगन, है जो यहाँ पर भी शब्द है, नीला है जो गगन, ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है। उस तरह से आप देखिए जो कि हमेशा पूछा जाता है कि चंद्रमुख, तो चंद्रमुख का मतलब क्या होता है, चंद्र के समान मुख या फिर चंद्र जैसा मुख। मैंने आपको बताया के समान है जो आए या फिर रूपी आए, ये सभी जो शब्द आते हैं वो कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से आप देखिए महात्मा, यानी कि महान है जो आत्मा। पीताम्बर, पिता है जो अंबर कह सकते हैं। महादेव, यानी महान है जो देव, यानी कि आप सब में देख सकते हैं है जो आ रहा है, के समान आ रहा है, ये सभी के सभी कर्मधारय होते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए कि शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे जो शब्द है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। प्राकथन जो यहाँ पे लिखा गया वो बिल्कुल सही है। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। प्राकथन का अर्थ हम कह सकते हैं, प्राकथन इसका अर्थ होता है प्रस्तावना या फिर पहले कही गई बात। ठीक है, प्रस्तावना या फिर पहले कही गई बात। नेक्स्ट प्रश्न अगला बनता है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। बताइए देश प्रेम में कौन सा समास है। तो मैं आपको बता दूं कि देश प्रेम को अगर मैं विग्रह करूंगा तो क्या होगा, देश प्रेम का अर्थ बनता है कि देश से प्रेम। ठीक है, देश से प्रेम। तो अगर अगर कारक चिन्ह का लोप हो तो उस कंडीशन में सिंपल सी बात है, बिना कुछ सोचे समझे तत्पुरुष को टिक करेंगे। ठीक है, तत्पुरुष यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पॉइंट क्या बनता है कि कन्यादान में बताइए कि कौन सा समास है। कन्यादान में कौन सा समास है। चलिए इसको फिर से विग्रह करने की कोशिश कीजिए। कन्यादान में कौन सा समास है। तो कन्यादान का अर्थ क्या हुआ कि कन्या का दान, कन्या का दान। यहाँ पे का चिन्ह आपको दिख रहे हैं, कारक का चिन्ह आ रहा है। तो कारक आ गया तो बिना सोचे समझे तत्पुरुष को टिक कर देना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला प्रश्न बनता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। मोक्ष की कामना रखने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, मुमुक्षु। यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मुमुक्षु। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि किस तिथि को हिंदी का राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग को पता होगा। करेक्ट आंसर क्या, 14 सितंबर 1949। और इसी वजह से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। बताइए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि ब्राही लिपि में हुआ है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था कि इसका क्रम क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको यहाँ पे फिर से लगा रखा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हिंदी का विकास क्रम देख सकते हैं किस तरह से, संस्कृत था, उसके बाद पाली हुआ, प्रकृत हुआ, अपभ्रंश हुआ और अवहट हुआ, उसके बाद प्राचीन कह सकते हैं या फिर प्रारंभिक जो हिंदी है ये कह सकते हैं। यानी आप यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखना चाहें तो क्या है, पाली के बाद प्रकृत बना। देखिए पाली के बाद प्रकृत बना, प्रकृत के बाद अपभ्रंश बना और अपभ्रंश के बाद यहाँ पे हिंदी दिया गया। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सुटेबल है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये दिया गया कि ज्ञान जो है, ज्ञान वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। जो ज्ञान है, बताइए कि ज्ञान जो है वो किस वर्णों के संयोग से बना है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया था। मैंने आपको क्या बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है, बताइए मेरे साथ बताइएगा। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है। तो डेफिनेटली आपने गेस किया है बिल्कुल सही, 4। ठीक है, और वो 4 कौन कौन से संयुक्त वर्ण, तो कह सकते हैं क्या है, पहला तो 6 मैंने आपको बताया, उसके बाद त्र और उसके बाद ज्ञ और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक और था जो कि स्र। ठीक है, इस तरह से श्रृंगार वाला स्र। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा क्या कि ज्ञ, तो ज्ञ के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो ज्ञ है वो किन 2 वर्णों के मेल से बनता है। तो ये कह सकते हैं ज प्लस इ शब्द से बनता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर आपने थर्ड पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर के थर्ड पार्ट को देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए थे, हिंदी के जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या है कि अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो कि सीखने को मिलेगी। देखिए अघोष और घोष तो मैंने आपको बता ही दिया था उस वीडियो में, कुछ जो कि क ख से रिलेटेड, और यहाँ पे जो कि बाकी जो है क वाला च और ये ट थ जो प वाला, ये सभी मैंने आपको बता दिया था। फिलहाल देखिए यहाँ पे वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अघोष जो यहाँ पे आप देखेंगे, जितने भी आप स देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं तलावे स, मूर्धन्य स और दंते स जो होता है, ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अघोष के अंतर्गत, यानी कि स यहाँ पे आपको दिख रहा है तो आप टिक कर सकते हैं कि स हमारा जो कि ये अघोष के अंतर्गत आता है। जबकि अगर बात करें कि संघोष कह सकते हैं या फिर घोष कह सकते हैं, उसमें आप याद रखेंगे ह जो आता है वो कह सकते हैं कि ये आपका संघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघोष, ये ध्यान रखेंगे, या फिर इसको घोष भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। लेकिन अघोष के अंतर्गत तीनों के तीनों स आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लगा रखा है, आप इन
सभी को पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि जो यहाँ पे आप देखते हैं, अगर इस तरह से लिख देगा कि इस सा का मतलब बताया, आपको तो पता है, लेकिन अगर आप जिनको नहीं पता है वो तो गलती करेंगे। देखिए इनको क्या कहा जाता है, इस सा को हम लोग क्या कहते हैं, तलाव्यस सा। क्यों कहा जाता है, तो इसका देखिए क्या है कि उच्चारण जीव के तालु से स्पर्श होता है। जीव के बोलकर देखिए, आप खुद से बोल करके देख सकते हैं, तालु से स्पर्श होता है। और उसी तरह से अगर हम इस सा को देखें तो ये मूर्धनी सा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसका जो उच्चारण होता है जीव मूर्धा से होता है। मूर्धा आपको समझ में आ गया क्या होता है, मूर्धा हम उसको कहते हैं जब हम मुंह के ऊपरी जो छत है उसके अगले भाग को मूर्धा कहा जाता है। मैंने आपको ऊपर में बताया था, तो जीव के ऊपर स्पर्श करता है, ठीक है। और अगर हम स को देखें तो ये दंती सा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है जीव द्वारा दांतों को स्पर्श होता है। तो देखिए स का उच्चारण दांत है, तो इस तरह से याद रखेंगे। थोड़ा सा और मैंने डीपली में यहाँ पे करने की कोशिश की ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। आप लोगों से एक शिकायत हो गई है, पहले वीडियो में तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया था, बहुत ज़्यादा लाइक आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे वीडियो की नंबरिंग बढ़ती जा रही है आप लोगों का लाइक्स कम होता जा रहा है। ऐसा मत कीजिए यार, वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है और आप लोग को समझाने में भी थोड़ा इधर से उधर से मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए, ऐसे नहीं कि बस वीडियो को देख लिया छोड़ दिया चले गए, काम हो गया अपना, ऐसा मत कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, पढ़कर अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि ऑप्शन बी, आज आसमान में बादल है। यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, आज आसमान में बादल है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अन्न को कन करना, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या। अन्न को कन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि अन्न को कन करना मुहावरे का अर्थ होता है कि बनी बात को बिगाड़ना, ठीक है ना। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, अन्न को कन करना मतलब बनी बात को बिगाड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। बताइए कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान रखेंगे स्वागत में जो कि सु उपसर्ग आता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखने में थोड़ा सा लोग गलती करेंगे, स्वागत को टिक करेंगे, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखेंगे बी होता है, सु आता है, ठीक है। सु उपसर्ग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कारक क्या है। बताइए कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारक चिन्ह तो आपको याद हो ही चुका होगा, अब तो 3 वीडियो हम लोगों ने देख चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कारक चिन्ह में। तो देखिए घर से बाहर गया, तो कारक चिन्ह में अगर हम से देखें तो से किसके अंतर्गत आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो आता है करण से और एक होता है आपादान से। तो आपादान का यूज़ कहाँ किया जाता है, आपादान का यूज़ हम तब करते हैं जब जहाँ पे अलगाव हो, जुदाई का अर्थ हो। तो अगर हम इस वाक्य को पढ़ें, वह घर से बाहर गया, यानी कि उस व्यक्ति और उस घर के बीच जुदाई का अर्थ हो रहा है। वो घर से जो कि बाहर अगर जा रहा है तो कहने का मतलब है कि उसके घर से वो जुदाई हो रही है, दोनों के बीच अलगाव की बात आ रही है। तो यहाँ पे टिक क्या करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, यानी कि आपादान से, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता है जो कि रहीम, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगर इस पूरे पंक्ति को अच्छे समझना चाहें तो यहाँ पे पंक्ति मैंने लिख रखा है, इस पूरे पंक्ति को मैंने पूरा कर दिया। इस पंक्ति को आप पढ़ के समझ सकते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहित सुजान। इसका मतलब क्या, संचहित सुजान, इसका मतलब अगर इसका टोटल अर्थ की अगर हम बात करें तो जो रहीमा ने ये कहना ये चाहते थे कि जिस तरह पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और उसी तरह से तालाब अपना पानी नहीं पीता है, तो ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग जो हैं दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इस टोटल पंक्ति का मतलब यही था, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया कि बुंदेलो हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थे। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है। ये पंक्ति तो आपने बचपन में इतनी बार पढ़ी होगी कि आपका ये फेवरेट हो गया होगा। डेफिनेटली राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, कौन थी वो, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इसकी राइटर थी, कह सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न बनता है कि कुड्च के रचयिता हैं। बताइए कि कुड्च जो है वो रचयिता कौन है, कुड्च के रचयिता कौन है। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर टिक करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि दिए गए विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। बताइए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर हमारा हो गया सामान्य, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सामान्य बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया। पल्लव गलत क्यों है, तो पल्लव को अगर हम सही लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो पल्लव कुछ हमारा सही इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर हम कलांतर देखें, कलांतर यहाँ पर लिखा गया, जबकि ये होता है कलांतर, कलांतर इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि आमदनी शब्द जो है किस भाषा का है। तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको रट कर ही याद रखना होगा। कई सारे जो कि शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, तो उनके लिए आपको लिस्ट याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था कि दरबार जो कि फ़ारसी था, आमदनी भी फ़ारसी ही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब दो पद अगर दिए गए तो पहला ये हुआ, यानी कि इसका पूर्व पद कहते हैं और इसका उत्तर पद कहते हैं, बाद वाले पद को। तो बताइए कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। राइट आंसर होगा क्या, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी, यानी तत्पुरुष समास में भी, कर्मधारय समास में भी और द्विगु समास में भी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखा है और ये लिस्ट को मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी बताया था। देखिए पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, तो यहाँ पे देखिए पूर्व प्रधान किस में होता है, अवयवी भाव में पूर्व प्रधान। उत्तर पद प्रधान किस में होता है, तो ध्यान रखेंगे तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास, ये तीनों के अंतर्गत होता है आपका उत्तर पद प्रधान। दोनों पद प्रधान जैसे द्वंद्व समास में, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में, और दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि समास में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये दिया गया कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए कौन सा है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, ये सूर्य के जो कि कह सकते हैं सूर्य का ही एक पर्यायवाची शब्द है, भास्कर, रवि, दिवाकर। लेकिन सुधाकर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सुधाकर को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चंद्र का जो कि ये पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, और यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट है आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। चंद्र का चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, यही तो था सुधाकर। और यहाँ पे सुधाधर ध्यान रखेंगे, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक और यहाँ पे कलानिधि, ये सभी के सभी कह सकते हैं कि चंद्र के और ये पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उच्चारण से संबंधित जो कौन कौन से जो वर्ण है वो कहाँ कहाँ से संबंधित रखते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो दंत से नहीं है। तो दंत वाला मैंने क्या बताया था, दंत वाला जो है त वाला होता है, जैसे कि त, थ, द, न, ये सभी आता है आपका दंत के अंतर्गत। लेकिन ट वाला को हम लोगों ने क्या देखा था, ट जो होता है वो आपका मूर्धा से संबंधित है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शारीरिक, ध्यान दीजिएगा एक वाक्य दिया गया और इस वाक्य में जो हमारा यहाँ पे हाईलाइट में कर रखा हूँ आरोग्य, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें जो सही तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि सही वर्तनी ही आपको चुनना है, ठीक है। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। यानी आरोग्य यहाँ पे जो लिखा गया वो सही क्या होगा, सही वर्तनी क्या है, तो सही वर्तनी कह सकते हैं आरोग्य, इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि मैं तुम्हारे, बताइए कि उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, क्या होगा सही आंसर। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो यहाँ पे उज्जवल जो सही है वर्तनी कौन सा है, तो उज्जवल का सही वर्तनी होगा ऑप्शन बी, उज्जवल बिल्कुल सही होगा, उज्जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है। बताइए कि निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है। सही वाक्य की अगर हम यहाँ पे बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ठीक है, बहुत ही सुहावना होता है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, महान का विलोम शब्द कौन सा होगा। बताइए महान का विलोम शब्द कौन सा होगा। महान का विलोम शब्द होता है कह सकते हैं तुच्छ, ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, तुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख का विपरीत शब्द क्या है, यानी विलोम शब्द बताना है कि मुख का विलोम शब्द क्या होगा।
मुख का विलोम शब्द कह सकते हैं वाचाल, ठीक है। मुख यानी चुप रहने वाला और वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला जो होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदुल, मृदुल का विलोम शब्द बताइए। मृदुल जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो मृदुल का मतलब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मृदुम का जो मतलब होता है कह सकते हैं कि कोमल या फिर मुलायम। तो सिंपल सी बात है कि कोमल और मुलायम का जो उल्टा होगा वो होगा कठोर। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अगर मगर करना का अर्थ क्या? अगर मगर करना का अर्थ क्या? तो अगर मगर करना का अर्थ हम लोग समझे तो इस तरह से कहते हैं टाल मटोल करना या फिर तर्क करना, झूठ मूठ का फालतू का बहाना बनाकर टालना। तो कह सकते हैं कि बहाने बनाना। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, यानी कि अगर मगर करना बहाने बनाना। अगला प्रश्न ये कि उठ चढ़े कुत्ता काटे का अर्थ क्या है? उठ चढ़े पर कुत्ता काटे इस तरह से भी लिखा जाता है। तो उठ चढ़े कुत्ता काटे का यहाँ पे सिंपल सी मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी तरह से आपका दिन बुरा हो या फिर किस्मत खराब हो तो ऊँट पर चढ़े आदमी को भी कुत्ता काट देता है, ठीक है। ये बात आपने सुनी होगी। तो यानी कह सकते हैं कि अगर विपत्ति सब जगह पीछा करती रहती है, अगर आपके पास विपत्ति है उस दिन का, तो सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि ऊँट पर चढ़े व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। विपत्ति सब जगह पीछा करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि वाक्य में विभक्ति के प्रयोग के अनुसार शब्दों के परस्पर संबंध की दशा कहते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा ध्यान से समझिएगा। वाक्य में विभक्ति, ठीक है, वाक्य में विभक्ति के प्रयोग के अनुसार उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यहाँ पे आपका क्या? परसर्ग। तो मैंने आपको बताया था कि कारक को ही परसर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव यानी कि संस्कृत से हटकर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं, संस्कृत के परिवर्तित रूप को। तो देखिए तद्भव अगर हम यहाँ पे देखें तो कुम्हार होगा तद्भव रूप। तो अगर हम इसके बात करें कि तत्सम क्या होगा, तो कुम्हार का तत्सम जो होता है कुंभकार होता है, ठीक है। कुंभकार यहाँ पे देख रहे हैं, कुंभकार, ये होता है हमारा तत्सम रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि निम्न में से तद्भव जो है शब्द बताइए। तद्भव शब्द कौन सा है? निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तो अगर हम यहाँ पे तद्भव देखें तो तद्भव का मतलब जो कि संस्कृत के परिवर्तित रूप, यहाँ पे आंवला, आंवला जो है वो तद्भव रूप है। तो इसका तत्सम क्या होना चाहिए? तत्सम हमारा ये होता है आमलक, ठीक है, आमलक होता है। आंवला को आमलक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आंसू काव्य के रचनाकार बताइए। आंसू जो काव्य है इसके रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार जो हम लोगों ने बहुत बार देख चुका है, इनसे संबंधित जो कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड मैंने आपको कई चीज़ें बताया था। इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचना है। जैसे सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछा जाती है वो है कमायनी, ठीक है, कमायनी। अब याद रखिएगा बाकी चीज़ें जो है कि कंकाल, तितली, इरावती, लहर, स्कंदगुप्त, ममता, ये सभी के सभी इन्हीं के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार बताइए कि कौन है? जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी, इसका अर्थ इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है तुलसीदास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, सॉरी, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो। बताइए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्या होगा राइट आंसर? तो जिसकी आशा ना की गई उसको हम लोग कहते हैं क्या? अप्रयासित। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसका मतलब होता है जो आशा से परे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो, क्या कहते हैं? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग कहते हैं साधवा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, साधवा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा और आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अंतिम समय में उनका भी भला हो जाए। और नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने आज के इस वीडियो का कट ऑफ क्लियर किया कि नहीं किया। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।